नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे देश में चल रहे बिजली संकट की। देश में 12 राज्यों में बिजली का संकट चरम पे है। बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग और खपत दोनों बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन में कमी के कारण बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। डिमांड और सप्लाई के बीच गैप बढ़ता जा रहा है। विपक्ष बिजली संकट को कोयले की कमी से जोड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि कोयले की कोई भी कमी नहीं है। राज्य सरकारें कोयले का उठान ही नहीं कर रही है, जिसकी वजह से थर्मल प्लांट में कोयले की कमी हो रही है। कोविड काल में, हालांकि कोविड काल में कोयले का इंपोर्ट भी प्रभावित हुआ था, जिसकी वजह से डोमेस्टिक कोल पर थर्मल पावर की निर्भरता जो है वो कुछ बढ़ी थी और बिजली का उत्पादन भी प्रभावित हुआ था। वर्तमान बिजली संकट में दर्जनों कारण है, लेकिन सभी अपनी अपनी बात अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से गिना रहे हैं और सभी के अपने अपने कारण हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान बिजली संकट के पीछे वास्तविक कारण क्या है। क्या इसके लिए बिजली कंपनियां दोषी है या कोल कंपनियां कोयले की आपूर्ति नहीं कर पा रही है? क्या यह संकट केंद्र सरकार के कारण है या यह केंद्र और राज्य के बीच जो तनावपूर्ण संबंध है उसका यह नतीजा है? यदि हां, तो फिर यह क्राइसिस बीजेपी शासित राज्यों में क्यों है? इन सभी सवालों के बीच जनता बिजली कटौती झेल रही है। रमजान का महीना चल रहा है और रोजा इफ्तार करने वाले इसे सियासी कटौती बता रहे हैं। करेंगे चर्चा और यह भी बताएंगे कि असल वजह क्या है कटौती की, कोई इस वजह को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है और क्या है असल वजह, इस पर भी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट नहीं, आज हम देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई है कि ये जो संकट आया है कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पे विपक्षी जो है वो आरोप सरकार पे लगा रही है कि सियासी कटौती है और कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। क्या कहा है सरकार ने वो भी हम बताएंगे, लेकिन विपक्ष ने जो आरोप लगाया है, पहले विपक्ष की प्रतिक्रिया देखते हैं, उसके बाद मैं सरकार का पक्ष भी दिखाऊंगा। और आज अपने प्रोग्राम में जो कोल राज्य मंत्री है उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनसे हम सीधे आपको बताएंगे पूछ करके कि क्या है वास्तविक कारण इस बिजली संकट का। पहले देखते हैं क्या है, कांग्रेस ने क्या कहा है। देखिए, क्राइसिस तो है। करीब करीब हर राज्य से इस तरह की खबर आ रही है कि जो कोल का स्टॉक है बहुत कम है और कोई कह रहा है 2 दिन का है, कोई कह रहा है 4 दिन का है। तो ये तो एक तरह से नेशनल क्राइसिस है और केंद्रीय सरकार को इस पर सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर इस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में बिजली की कमी होगी या बिजली की वजह से लोग परेशान होंगे, तो उससे बचाने के लिए कोई उपाय तो करना ही चाहिए। थर्मल पावर बिजली संकट पर हमारे संवाददाता आलोक झा ने बात की गौरव वल्लभ से, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा एक बार उसको भी सुनते हैं। उसके बाद प्रहलाद जोशी जो कि कोयला राज्य मंत्री, उनसे भी आपको सुनाएंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। एनर्जी एक्सचेंज का डेटा गलत है क्या? ये डेटा गलत है क्या कि देश में 22 लाख टन कोयले की प्रतिदिन की जरूरत है, आपूर्ति मात्र 16 लाख टन की हो रही है? ये डेटा गलत है क्या कि 174 में से 104 पावर प्लांट्स के पास कोयला नहीं है? ये डेटा गलत है क्या 72,074 मेगावाट के पावर प्लांट्स आज बंद पड़े हुए हैं? ये डेटा गलत है तो मुझे सुधारिए, क्योंकि ये जितने भी डेटा है ये मैंने सरकारी सोर्सेज से दिए। जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं उसी तरह का आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लगाया था कि दिल्ली से जिस संयंत्र से बिजली आ रही है वहां पर कोयले की कमी है। और एनटीपीसी, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब एनटीपीसी ने सीरीज ऑफ ट्वीट किया कि हमारे पास कोयले की कमी नहीं है। एनटीपीसी तो एक उनका वन ऑफ द कंपनी है। मैं तो कह रहा हूं 72,074 मेगावाट कैपेसिटी के पावर स्टेशंस बंद पड़े हैं। क्यों पड़े हैं उसका जवाब दीजिए। देश में 22 लाख टन कोयले की रोज जरूरत है, 16 लाख टन की आपूर्ति क्यों हो रही, उसका जवाब दे दीजिए। देश में 174 में से 106 पावर प्लांट्स के पास कोयले का पर्याप्त स्टॉक क्यों नहीं है, उसका जवाब दे दीजिए। देश में अगले महीने मई के अंदर 2.2 लाख मेगावाट की बिजली की जरूरत होगी, उसकी आपूर्ति कैसे होगी, उसका जवाब दे दीजिए। आप 2 लाख मेगावाट जो आज की जरूरत है उसकी तो पूर्ति कर नहीं पा रहे, अगले महीने स्थितियां और परेशानियां और भी विकराल होगी। और मोदी जी का तो एक ही मॉडल है, जब भी कोई समस्या में फंस जाओ कह दो राज्य जिम्मेवार। ये कांग्रेस का आरोप था। अब सरकार का जवाब क्या है वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद आप सीधे आपको ले चलेंगे माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी क्या बोल रहे हैं एक प्रोग्राम में, वहां हम दिखाएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं प्रहलाद जोशी जी ने जवाब क्या दिया है।
थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है। वो 9-9.5 दिन के लिए सफिशिएंट है। और जो उपयोग होता है डेली, वो जो स्टॉक है थर्मल पावर प्लांट में जो उपयोग होता है उसका रिप्लेसमेंट, उसका फिर से हम भरते हैं बाय सेंडिंग दी डे टू डे बेसिस। हम कोल बेचते रहते हैं, वो हम बेचते रहते हैं। वी विल सेंड इट ऑन डे टू डे बेसिस, इसलिए कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। तो सरकार कह रही है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि कोयले थर्मल पावर तक पहुंच नहीं रहे हैं, और बिजली जो क्राइसिस है ये सरकार की दी हुई राज्य की कमी है, राज्य सरकार उठान नहीं कर रही, ऐसा केंद्र सरकार कह रही है। और केंद्र सरकार के राज्य सरकारें कह रही है कि भाई कोयला केंद्र नहीं दे रहा है, इसकी वजह से जो है बिजली का संकट है। हो सकता है कल आपको और हमको भी इस बिजली संकट से गुजरना पड़े। दिल्ली में भी बिजली संकट गहराता जा रहा है, कटौती बढ़ती जा रही है। करेंगे चर्चा, हमारे साथ शुभ्रांश जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, और इसके अलावा मुकेश सूर्यांश जी है, मेयर हैं एनडीएमसी के, उनसे हम बात करेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं तो दोनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत शुभ्रांश जी मैं आपसे करूंगा कि जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि बिजली की कटौती के लिए सरकार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोयले की आपूर्ति नहीं करवाई जा रही है, क्या है आपकी बात, आपसे करेंगे, उसका सूर्यांश जी आपका जवाब देंगे। मुकेश सूर्यांश जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। एक कड़वी सच्चाई है ना, जिसके ऊपर आज आप चर्चा कर रहे हैं कि वाकई देश में बिजली संकट गहराया हुआ जी, और हम देश को बड़ा दूर है, देश का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी बाउंड्री है। हम लोग लोकल बात करें तो दिल्ली में भी बिजली की संकट बढ़ गई है, ये कड़वी सच्चाई है। आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। इत्तेफाक की बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे टेलीविजन पे बैठे जिनके घर पे इन्वर्टर होगा, लेकिन हम लोगों के 1-2 लोकेशन ऐसी है जहां इन्वर्टर नहीं है, तो बिजली का संकट समस्या तो है। अब देखिए, 2 बड़ी बातें हैं, क्या गहराया है और मंत्री जी क्या कह रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कोयले का संकट आज पहली बार नहीं आया, 8 महीने पहले ठीक हम लोग अप्रैल में बैठे हुए हैं, बात है सितंबर की। ठीक है, सितंबर में भी इसी तरह से रोज चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज चलता था, 1 हफ्ते का कोयला बचा, 3 दिन का बचा, 2 दिन का बचा। आखिर कारण क्या है? वो देश का कोयला चला कहां जाता है? कोयले के व्यापार में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? तीसरी एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से राज्य सरकारें केंद्र से बिजली खरीद सकती हैं। दोपहर की मैं आपको न्यूज बता रहा हूं, जब ठीक है। देखिए शुभ्रांश जी, जो आप कह रहे हैं, आपके जो प्रवक्ता थे हमारे साथ पहले बल्लभ जी, वो बोल चुके हैं ये बात, और आपके जो नेता है वो भी बोल चुके हैं, आप वही बात कह रहे हैं, इसलिए मैं आप जवाब ले लूंगा, क्योंकि जो भी बात कांग्रेस कह रही है वो बीजेपी जानती है आरोप क्या है। जवाब के लिए हमारे पास मुकेश सर, इसे सर अलग बता रहा हूं, एक मिनट सुनो ना। वापस आऊंगा मैं आपके पास, समय की थोड़ी कमी है क्योंकि दूसरे प्रोग्राम में भी हमें ले जाना है इस प्रोग्राम को। मुकेश सूर्यांश जी हमारे साथ है। मुकेश जी, आपको पता है तो आप जवाब दीजिए, क्योंकि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है मुख्य तौर पे यह है कि बीजेपी इस पूरे क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है, और कोयले की आपूर्ति बीजेपी के कारण यानी केंद्र सरकार के कारण थर्मल पावर पे नहीं हो पा रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, राज्य सरकार का कोई भी फेलियर होता है तो ये राज्य सरकार ने सीधे केंद्र सरकार पे डालने का होता है। क्या राज्य सरकार को मालूम नहीं है कि गर्मियां आ रही हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, बिजली खपत बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ाना चाहिए था? लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले की जरूरत होती है ना मुकेश जी। कि बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है कि व्यवस्था को ठीक से रखे। क्या जो चिट्ठी आज सत्येंद्र जैन जी लिख रहे हैं, क्या सत्येंद्र जैन जी को पिछले साल मालूम नहीं था कि गर्मियों में जब बिजली की खपत बढ़ती है तो क्या स्थिति होती है? और इस तरह का झूठा भरम फैलाना कि कोयला नहीं मिल रहा है, कोयले की वजह से बिजली संकट आ सकता है। संकट तो ये सरकार संकट में तो हमेशा दिल्ली को डालना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। अब जवाब लेंगे, हमारे पास आकाश जिंदल जी भी जुड़ गए हैं, ग्लोबल अर्थशास्त्री है। मुकेश जी ठीक है, हमारे पास थोड़ी समय की कमी है इस बार, तो क्योंकि अब दत्तात्रेय होसबोले जी का एक प्रोग्राम है, वहां भी हम दर्शकों को ले जाएंगे सीधा, लेकिन पहले एक बार जवाब मांग लेते हैं इनसे, और इनसे थोड़ा एनालिटिकल थोड़ा मैं चाहूंगा आकाश जिंदल जी आप करें कि जिस तरीके से मुकेश सूर्यांश जी ने 415 ट्रेनें केंद्र सरकार ने पहले से ही लाइनअप करके रखी है। राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, दिल्ली को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली को हमेशा
बिल्कुल, दिल्ली को जवाब देना पड़ेगा और खास तौर पे मुफ्त में बिजली देने का कहीं ये कारण तो नहीं है कि मुफ्त में चीजें बांटने के कारण तो ये क्राइसिस नहीं है, ये भी एक सवाल है। और एक जो सवाल जो बिजली कंपनियां कर रही है और बिजली वितरण कंपनियां दोनों कह रही है कि पेमेंट का इशू है, पैसे नहीं दिए जा रहे। राज्य सरकार को जो पैसे देने चाहिए वो पैसे नहीं, 1,30,1.30 लाख करोड़ जो है इतना का बकाया है। जो माने केजरीवाल, जो माने मुख्यमंत्री जी हैं केजरीवाल साहब, उनके पास तो समय नहीं है। वो कभी पंजाब में बिजी है, कभी हिमाचल में बिजी है, कभी उत्तराखंड में बिजी है। बिल्कुल, यानी राज्य सरकारें की राज्य जो सरकारें हैं, जनता के साथ क्या अन्याय हो रहा है। दिल्ली की जनता अंधेरे में बैठी है, दिल्ली की जनता को बिजली मिल रही, पानी मिल रहा, उनको इस चीज से कोई चिंता नहीं है। वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना पहाड़ों में रहते हैं, अपनी बिल्कुल। आकाश जिंदल जी के पास जाएंगे। जी मुकेश जी समझ गया, बिल्कुल आपने बात कर दी। आकाश जिंदल जी भी समझ रहे हैं। आकाश जी, क्या आपको लगता है क्या ये जो मुफ्त में बिजली और मुफ्त में पानी देने की बात है वो आखिर में इसी क्राइसिस पे आकर के रुकना था? और ये जो पूरा क्राइसिस है, एक तो पेमेंट का क्राइसिस है, दूसरा मुफ्त में बिजली देने का क्राइसिस है, या सही में आपको लगता है कि कोयले की आपूर्ति जो है वो हो नहीं पा रही है और डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है या राज्य सरकार जिम्मेदार है, या राज्य सरकार की पॉलिसी जो है फ्री में देने वाली उसको आप जिम्मेदार मानते हैं? मुकेश जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपना प्रश्न रखा है जी। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा आज की तारीख में एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं, बट मेरी ड्यूटी है सच्चाई रखना। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रशिया यूक्रेन क्राइसिस में कई दिक्कतें हमारे सामने आई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से उन चीजों को टैकल किया है। आज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से आपने देखा है जो हालात श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, पेरू में हुए, हिंदुस्तान में नहीं हुए कई चीजों में। बट एक सच्चाई ये है कि कोल शॉर्टेज कहीं ना कहीं रशिया से हुई है। अब इसमें जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर बैठे और सोल्यूशन, जैसे मुकेश जी आपने कहा कि आम आदमी को और इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली चाहिए। आज की तारीख में एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन से आकाश जिंदल की अगर फैक्ट्री है तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, ही नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव की तरफ चीज लेके जाती है कि हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। कोल देखिए एक ऐसी चीज है जो हम इंपोर्ट करते हैं काफी हद तक। अब ये बात वही दोबारा आ जाती है कि सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने वैलिड प्रश्न पूछा है कि क्या आम आदमी अंधेरे में और पंखे के बिना रहेगा, और दूसरा बड़ा सवाल, इंडस्ट्रियलिस्ट को जब बिजली नहीं मिलेगी तो दिक्कत आएगी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और मेरा आकाश जी, मेरा एक सवाल ये भी था कि क्या जो सरकार, जो पॉलिटिशियन की जो पॉलिसी या जो पॉलिटिकल पार्टी की जो एक क्या कहें लोक लुभावन जो वादे करते हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे, फ्री में आपको पानी देंगे, तो क्या लगता है ये जो क्राइसिस है, क्योंकि पेमेंट जो है उसको नहीं हुआ है, जो बिजली कंपनियां हैं वो कह रही कि हमें पेमेंट सरकार ने दिया नहीं है, तो भाई कोयले की सप्लाई करूं तो कैसे करूं, ये बात भी सरकार के पास आई है। और जो कोयले की जो कंपनियां हैं उन्होंने सरकार को बाकायदा लिख करके दिया है। ये देखिए, मेरा इसमें ये मानना है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, मैं किसी पार्टी का नाम यहाँ नहीं ले रहा, उनको लोगों की कमाई बढ़ाने की तरफ काम करना चाहिए, ना कि फ्री में चीजें देने। आज अगर लोगों की कमाई 20,000 है तो सरकारों का काम होना चाहिए कि उस कमाई को 40,000 किया जाए और उस कमाई से लोग अपने आप बिजली, पानी, बाकी चीजें दें। ये जो फ्री भी कल्चर है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल। आकाश जी, आज मैं आपको रोकना चाहूंगा और अपने तीनों मेहमानों से मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि एक दूसरे प्रोग्राम को हमें दिखाना है, इसलिए सीधे आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमसे जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। हालांकि डिस्कशन और भी लंबा होना चाहिए था और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिसके जवाब मुझे लेने चाहिए थे, लेकिन अभी फिलहाल हम प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करेंगे और सीधे ले चलेंगे अपने दर्शकों को सेक्टर 12 दत्तात्रेय होसबोले जी क्या कह रहे हैं उस प्रोग्राम में सीधा चलते हैं। एपी वेंकटेश्वरन उस कार्यक्रम में, सेमिनार में आए थे, गोष्ठी में आए थे। उस कार्यक्रम के सूचना देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए माननीय शेषाद्री जी उस समय संघ के माननीय सरकार्यवाह थे। उनके पास जब मैं गया था, मैंने बताया ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, थोड़ी चर्चा हुई। उन्होंने एक बात बताई, ये सारे जो हो रहे हैं यह हर एक देश में वहां के राष्ट्रीयता, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, यह उभर कर आ रही है। यही कारण है इस राष्ट्रीयता के अभिव्यक्ति के कारण टूटे हुए एक राष्ट्र के दो टुकड़े जुड़ रहे हैं
अनेकों राष्ट्रों को जोड़कर एक राज्य शक्ति बनाने के जो कुप्रयास हुआ वह समाप्त होकर राष्ट्र अपने अपने पुनर्जन्म ले रहे हैं। एक जर्मनी में ऐसे हुआ, सोवियत रूस में ऐसे हुआ, और भारत में भी वही सांस्कृतिक राष्ट्रीयता यहां ऊपर उठकर आ रही है, क्योंकि अयोध्या में शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा था उस समय। मैंने इतिहास के इस पक्ष पर इसलिए गया क्योंकि राष्ट्रीयता यह भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के साथ जुड़ी हुई बात है, वही है, जुड़ी हुई नहीं, वही है। आज हम भारतवर्ष, हिंदुस्तान, किसी भी शब्द से कहें, वह इस सांस्कृतिक भारत के ही चित्र को सामने लाने वाला होना चाहिए। वह सांस्कृतिक भारत जो है, भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जो भारत है, वह माननीय आलोक जी ने जिस आशा और विश्वास को, जिस आकांक्षा और सपने को जो करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में है, हृदय में है, उसको यहां अपने शब्दों में उन्होंने कहा, वह हुए बिना वह भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के अभिव्यक्ति भारत से पूर्ण रूप से नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा अखंड भारत के विषय के बारे में। यह राष्ट्रीयता उजागर होना, राष्ट्रीयता अभिव्यक्त होना, यह दुनिया में समय समय पर जब ऐसे अवस्था, ऐसे परिस्थिति, ऐसे एक अवसर मिलता है, तब होते हुए अनुभव में आता है। इसलिए मैं इतिहास के उस समय का थोड़ा सा याद दिलाया। 1945 तक विश्व के द्वितीय युद्ध लगभग समाप्त हो गया, लेकिन 1945 से आने वाले 5-6 वर्ष भारत के लिए एक महायुद्ध की परिस्थिति आ गई। यह माननीय कृष्णानंद सागर जी ने हमारे सम्मुख जो रखा आपने, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन की बात जुलाई में घोषित हो गई, और जिस प्रकार ये डायरेक्ट एक्शन के जो स्वरूप सामने आया, यह इतिहास साक्षी है। मानवता कितने नीचे चली जा सकती है और मानव कितने अत्यंत क्रूर बन सकते हैं, इसके एक मिसाल उस डायरेक्ट एक्शन में सामने निकल कर आया जो इतिहास में। तो इसलिए ये जो जिहादी मानसिकता के जो कार्रवाई हैं, हथकंडे हैं, इतिहास में ऐसे रक्तपात के कारण बने हैं, वह मानसिकता आज भी समाप्त नहीं हुई है। विश्व के अनेकों भागों में यह मानवता के दुर्भाग्य है। आज भी एक कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता हिंसात्मक रूप लेकर पाशवी कृत्य करने के लिए हर प्रकार के प्रयास करने की तैयारी कर बैठे। दुनिया चिंतित है। तो इसलिए रास्ता क्या होनी चाहिए, यह विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए आज ऐसे परिस्थिति दुनिया में अनुभव में आने के कारण इतिहास से हमें क्या पाठ मिलता है, यह समझना आवश्यक है। आगे के मार्ग को यदि हमें विचार करना है, पीछे क्या हुआ इसके बारे में समझना आवश्यक है। इसलिए
कृष्णानंद सागर जी ने 4 खंडों में विभाजनकालीन भारत के साक्षी इस शीर्षक से इतिहास के उन अनसुने अनकही बातों को फिर से एक बार ग्रंथ रूप में लाकर भारत के वर्तमान और आगे के पीढ़ियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ एक योगदान आपने इस क्षेत्र में शोध करते हुए अपने परिश्रम से किया है। इसलिए सारे समाज की ओर से माननीय कृष्णानंद सागर जी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इन्होंने इतने लोगों से मिलकर इतिहास के उन भागों को जो अंधकार में रहे हैं या इधर उधर थोड़े छपे होंगे, उन चीजों को लाए हैं। ये सब इतिहास के भाग है, लेकिन एविडेंस कहां है? लेकिन इतिहास के विद्यार्थियों को, इतिहास के प्राध्यापकों को मालूम है, ओरल हिस्ट्री करके भी एक बात होती है। प्रत्यक्ष देखे हुए, अनुभव किए हुए बातों को जब व्यक्ति कहता है, उसको जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं, उस ओरल हिस्ट्री को इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्व का स्थान है, उसको माना जाता है। इसलिए इतिहास है। एक कपोल कल्पित कहानी नहीं है। दिस इज नॉट द इमेजिनेशन ऑफ सम फैंटेसी, दिस इज नॉट द फिक्शन ऑफ सम लिटरेरी स्टूडेंट। घटित चित्रों को अपने स्मरण से बताकर देशभक्ति के उस कार्य को जिन्होंने किया, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे सोचने वाले लोग ही ये कार्य किए थे। लेकिन कृष्णानंद सागर जी जैसे एक शोधकर्ता, राष्ट्र प्रेमी लेखक इस विषय के लिए जब निकले, लोगों ने ये कहा इसलिए अपने आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, हमारी वीरता को दर्ज करना चाहिए, इस कारण से नहीं, इसलिए कोई पदवी, पुरस्कार, प्रशस्ति मिलेगी ऐसी आकांक्षा से नहीं, लेकिन भारत के आने वाली पीढ़ियां समझनी चाहिए उस समय एक परीक्षा का काल, देश के संकट के चुनौती का वह पर्व, उस समय उन लोगों ने क्या किया, क्या करने का प्रयास किया, उनके अंदर के देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के वह उज्जवल स्वरूप कैसे था। हमने अपने समय पर अपने को जो ठीक लगा, सूझा, हम कर सकते थे, क्षमता थी, उस समय हमने ये किया और आगे के लिए हमने मशाल आपके हाथों में थमा दिया, इसलिए आप आगे लेके जाओ, ऐसे एक संदेश देने के लिए इस पुस्तक की आवश्यकता थी। वो कार्य हुआ है। भारत के विभाजन के बारे में कई पुस्तकें आई हैं। जैसे मैंने कहा, माननीय शेषाद्री जी ने स्वयं उनकी पुस्तक है ट्रैजिक स्टोरी ऑफ इंडिया पार्टीशन, मुझे नहीं चाहिए, देश और बटा, ऐसे हिंदी में है, और भी लोगों ने लिखे हैं। नाउ इट कैन बी टोल्ड लिखे हैं वाली साहब ने, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, कर्तृ है भारत के समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने लिखे हैं। कैसे देश के विभाजन के मानसिकता कैसे बनी, इसके एक पूर्व पक्ष को रखने का प्रयत्न कुलपति मुंशी जी ने किया। उन्होंने लिखा था रजाकार मूवमेंट के बारे में, जो तेलंगाना में हुआ था। तो भारत के विभाजन के बारे में कई ग्रंथ आए हैं, शोधपरक ग्रंथ आए हैं। परंतु जैसे कृष्णानंद जी ने अपने वक्तव्य में यहां बताए और इस ग्रंथ के
भूमिका में आपने लिखा है, ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जिन्होंने उस समय के उन दिनों को न केवल देखा, हिंदू समाज के बंधुओं को, भगिनियों को बचाने के लिए जो कार्य किया, या देश के नेताओं के ऊपर होने वाले आक्रमण के बारे में पूर्व सूचना मिली तो उसके बारे में बताया। हम जानते हैं कि सितंबर में 1947 के देश आजाद होने के पश्चात संभवतः 7, 8, 9 सितंबर को बहुत बड़े कत्लेआम की योजना बनी थी। उसकी सूचना संघ के स्वयंसेवकों ने तत्कालीन सरकार और खास करके गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंचाई। तो इसलिए ऐसे होने वाले वो जो एक बड़े कत्लेआम के जो परिस्थिति होने वाली थी उसको सरकार रोक सकी। इतिहास में तो प्रत्यक्ष देश विभाजन होने के पश्चात जो लोग वहां से यहां आए, आना पड़ा, उस संदर्भ के कहानी जो सत्य है, इतिहास के उस साक्षी को यहां इन ग्रंथों में दाखिल किया गया, दर्ज किया, ताकि प्रत्यक्ष दर्शियों के उन अनुभवों के कारण, जैसे अभी आलोक जी और प्रदीप जी ने कहा, पीढ़ी समझना चाहिए इतिहास क्या हुआ था, लोग कैसे उस समय के सामना किया, उनके अंदर ऐसे कौन सी शक्ति अंदर से प्रकट हुई। हमारे देश के उस समय के उन प्रांतों के माता भगिनियों ने कैसे आधुनिक काल के पद्मिनी बनकर जोहार किए, उस पद्मिनी की वीर परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। केवल उन्होंने जहर ले लिया या कुएं में कूद गए, ऐसा नहीं। कई बहनों ने, कई माताओं ने हाथ में तलवार लेकर भी खड़े रही, जिसका उल्लेख यहां किया गया। तो ये हुआ है। तो इसलिए इस कहानी को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कई ऐसी घटनाएं जो पढ़े हैं, कुछ मैंने तो देखा, सुना। उसमें एक, जैसे अभी प्रदीप जी कह रहे थे तो मुझे भी याद आया, तो कुछ वर्ष पूर्व विद्यार्थी परिषद के एक अभ्यास वर्ग कार्यकर्ताओं के वर्ग के लिए मैं फाजिल्का गया था। वहां के एक संघ के कार्यकर्ता, तो वो वर्ग की व्यवस्था में थे, तो बातचीत हो रही थी, तो मैंने घर का परिचय वगैरह ऐसे सहज रूप से कार्यकर्ता के परिचय के लिए मैंने बात की। तो पता चला वह परिवार विभाजन के समय उस भाग से यहां आए। तो मैंने पूछा क्या हुआ वगैरह, पता चला कि उनके पिताजी घर पे हैं। तो वो वहां से आए थे, बड़े आयु के थे। मैंने कहा मैं घर चला जाऊंगा। घर गया, नमस्कार किया, लेकिन बात नहीं। उस सज्जन ने, जो हमारे कार्यकर्ता के पिताजी अबू जी, मौन धारण किए थे और 24 घंटे वो माला लेकर जप करते हैं।
तो हमारे मित्र ने कहा, कार्यकर्ता ने पूरी कहानी बताई। कहानी ऐसे है, वो कई वर्षों से ऐसे मौन धारण कर लिए हैं। उससे पहले उन्होंने व्यापार वगैरह किया, ये बड़े हो गए तो होने के बाद उन्होंने इन सारी चीजों से मुक्त होकर केवल जप करते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। कभी कभी आंखों में आंसू आती है, बोलते नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? पता चला जब वो वहां से निकले, उनकी पत्नी और 3 बेटियां ये साथ रास्ते में गुंडों ने इनके पीछे किया, और कौन किया कहने की जरूरत नहीं। तो इधर उधर से कैसे तो भागना था, और भी लोग थे, सब भागना है या तो कहीं छिपना है या तो पलटवार करने के लिए तैयारी करके उनके ऊपर आक्रमण करना है। आक्रमण करने से बचना तो संभव नहीं था। कैसे भी तो करके एक गुरुद्वारे में या मंदिर में अंदर घुसे। तो तीनों बेटियों ने कहा पिताजी को, अब हमारी रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए आप बच जाइए, तो आप आगे बढ़िए। तो आपका क्या होगा? नहीं, आप हमको यहीं समाप्त करिए। पिताजी ने कटारी निकाले, भगवती की प्रार्थना की और अपने हाथों से उन्होंने तीनों बेटी उनकी वहीं मार दी। उनके शील बचाने के लिए भारत आए। बाद में उनके बेटा जन्म हुआ, व्यापार किए, छोटा एक दुकान चलाए। बाद में उनके मन हमेशा उस घटना के बारे में कैसे हुआ होगा, इसलिए वो मौन धारण कर लिए। 24 घंटे में कई बार उनके आंखों से आंसू बहती है, बोलते नहीं हैं, जप करते। दुनिया में मानचित्र बहुत बदले, भूभाग इधर से उधर गए। ऐसे कहानी कितने देशों में है। भारत आज जो भारत बचा है, यहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार के परिवारों के प्रति आने वाले हमारे हर पीढ़ी कृतज्ञ रहना चाहिए। ऐसे कार्य इन लोगों ने करके भारत को बचाया, हिंदू समाज को बचाया। मैं उनका चरण स्पर्श करके बाहर आया। आज तक मैं सोचता हूं, एक पिता कैसे अपने हाथ से कर सकते, लेकिन किया उन्होंने। क्या मजबूरी हो गई, क्या उनका जन्म वहां हुआ इसलिए? दिल्ली में बैठे हुए, इंग्लैंड में बैठे हुए कुछ लोगों ने देश का विभाजन कर दिया। क्या कसूर, क्या अपराध था उनका? वो हिंदू बनकर जन्मे, यह अपराध? वो उस भूभाग में उनका जमीन, उनका घर था, मकान था, परिवार था, यह उनके अपराध? ऐसे कितने लोगों को? क्या ये कहानी भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन होते होते देश का विभाजन जिस प्रकार हुआ, इस कहानी को वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता नहीं? इसलिए यह कार्य जो हुआ है, यह जो इतिहास के उन पृष्ठों को यहां 4 खंडों में प्रकाशित करते हुए इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को जोड़ने का कार्य हुआ है। यह उन लोगों ने किया, इसलिए उनके प्रति केवल कृतज्ञता के लिए नहीं, वो तो करना ही है, लेकिन आगे की पीढ़ी के लिए आवश्यक सावधानी,
आवश्यक सबक पाठ और आपने जो बार बार कहा पाथे और मार्गदर्शन, उसके लिए ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है। देश विभाजन होगा नहीं, ऐसे बहुत लोगों ने कहा था। विभिषक में बिफोर विभिसेक्टिंग द कंट्री, महात्मा गांधी जी ने कहा पाकिस्तान इट्स अ फैंटास्टिक नॉनसेंस। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आप तलवार निकालेंगे, तलवार तलवार से मिलेगा, सोर्ड विल बी मेट बाय सोर्ड। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्गार किया था, कुछ नहीं हो पाया। देश का विभाजन हो गया। इस विभाजन में न भूतो ऐसे कत्लेआम हुए। दो भाई जैसे विभाजन हो गया, जैसे अभी कहा ना, खुशी खुशी से सब हुआ। क्या कुछ? When you are hoisting the tricolor in the streets of Delhi, blood was flowing in Noakhali. क्या खुशी खुशी? दो भाई के नाते बंटवारा हो गई। इतिहास के तथ्यों पर, सत्यों पर इस प्रकार के बचपना से, षड्यंत्र से या और किसी कारण से ऐसे उसको ढककर आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा देना किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को शोभा नहीं देती। इसलिए आपने कृष्णानंद सागर जी ने जो कहा, सत्य को सत्य के नाते रखो, उस सत्य से पाठ सीखे लोग, किसी के खिलाफ के लिए नहीं। उसी मानसिकता को आप भी बनाए रखना चाहिए, इस कारण से नहीं, लेकिन हमें अपने अतीत के बारे में स्पष्ट कल्पना और जानकारी होनी चाहिए। एक राष्ट्र के नाते हमारे अगली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को, देश की ये जो अध्याय है इसको स्मरण में केवल नहीं रखना है, उसके आवश्यक बातों को सीखकर आगे की दृष्टि से विचार करते हुए अपने जीवन चलाना चाहिए। एक राष्ट्र जीवन अपने इतिहास को भूलने से बिखर जाएगा। इसलिए इतिहास से पाठ सीखना यह आवश्यक है। The nation which forgets its history will be condemned to repeat that. इसलिए भी आवश्यक है। दो चार प्रश्न उस समय के रहते हैं। देश विभाजन हुआ, राष्ट्र देशों में बंटे, दो राज्य बने, बाद में 3 हो गए। एक प्रश्न है, क्या पाकिस्तान बनने के बाद जिस कारण भूभाग पाकिस्तान कहलाता है, क्या हालत है वहां के लोगों के, वहां की शिक्षा के, वहां स्वास्थ्य के, दुनिया के सामने किस प्रकार वो खड़े हैं, क्या तैयार कर रहे हैं? दुनिया में आतंकवादी लोगों को तैयार करने के फैक्ट्री खोलकर बैठे हैं। मजहबी हिंसा को प्रोत्साहन देने के लिए आए दिन भारत में किसी न किसी प्रकार के
कुतंत्र और षड्यंत्र करने के लिए आपने अपने राष्ट्र के एजेंडा बना रखा है। क्या किया, क्या मिला? और पाकिस्तान कितने जगह पर वहां आंतरिक समस्याएं हैं। कुछ समय पहले इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन से एक मैगजीन उन्होंने निकाला, पाकिस्तान वॉच। पाकिस्तान के बारे में एक मॉनिटर करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम था। मैंने कहा बहुत दिन ये चलेगा नहीं पत्रिका, आप पत्रिका चलाने के सामर्थ्य नहीं रखते, क्षमता नहीं रखते, ऐसे नहीं है। पाकिस्तान वॉच करने के लिए पाकिस्तान रहेगा तभी तो वॉच करेंगे। क्योंकि अब स्थिति वहां की क्या है, यहां उपस्थित लोगों को समझ में आ रहा है। आप मीडिया की चीजों को देखेंगे, दुनिया की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति देखेंगे तो समझ में आएगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दूसरे जो पाकिस्तान जो भूभाग है वहां के मुसलमान, बांग्लादेश में भी उस समय वो पूर्व पाकिस्तान था, आपने देश भर के कुछ ओपिनियन लिया, जो भी हो गया उस समय आपने लिया। जो पाकिस्तान में रहे ऐसे मुसलमान, उस मुस्लिम समुदाय को तो आपने ये मिलेगा वो मिलेगा, आप भारत में रहेंगे, अखंड भारत में रहेंगे तो बाकी हिंदुओं के उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपको तो कभी नहीं होगी, कंपटीशन में आप पीछे रहेंगे, वगैरह 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 उनको समझाकर फुसलाकर आपने पाकिस्तान के बारे में समर्थन तो खड़ा कर दिया उन लोगों के अंदर। तो वो तो वहां रहे, उनको छोड़ो। जो पाकिस्तान नहीं गए हैं उन मुसलमानों को क्यों पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसे भावना कर दिया कि वो क्रिकेट में वो जीतते तो भी यहां टीवी के ऊपर माल्यार्पण करना। शेष भारत में बचे मुस्लिम समुदाय में पाकिस्तान परस्त मानसिकता को बनाने के काम क्यों हुआ? आप तो गए नहीं भाई। जिन्होंने गया, जिनको मिलना था मिला, नहीं मिला वो उनके हो गया। जो भारत में रहना है, आप कैसे यहां के बारे में क्यों, आप कहां से पाकिस्तानी हो गए? लेकिन देश के तत्कालीन नेतृत्व और आगे आए हुए जो सामने रहे, सरकार चलाए, सत्ता चलाए, मीडिया चलाए, एकेडमिक्स चलाए, ऐसे लोगों ने भारत में रहे इस मुस्लिम समुदाय को, आप तो भारत के हैं भाई, यह समझाने का ये कार्य जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। तीसरी बात, बहुत सारे हिंदू वहां जो रहे उनको जोर जबरदस्ती जुल्म से उनके धर्मांतरण किया गया। वह मानसिकता आज भी भारत में चलती है, वह एजेंडा आज भी जारी है। संख्या से हिंदू जहां जहां घटते हैं वह भूभाग, समाज का वह हिस्सा भारत के राष्ट्रीय मुख्य प्रवाह से अलग होने के लिए ज्यादा समय नहीं लेता, या अलग मानसिकता पनपने में वहां कई प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। केरल, तमिलनाडु से लेकर उत्तर के छोर तक यह बात। इसलिए मतांतरण ये राष्ट्रांतरण है। चेंज ऑफ रिलीजन गिव्स राइज टू चेंज ऑफ नेशनैलिटी और नेशनल स्पिरिट। ये इतिहास का सत्य है, इतिहास का यह संदेश है। केवल उपासना पद्धति को बदलने के अंदर के कुछ ऐसे इच्छा आकांक्षा है, इक्का दुक्का 10-20 ऐसे करते हैं। हिंदू समाज ने कभी इस विषय के बारे में विरोध नहीं किया हजारों वर्षों से।
हमने यहां दुनिया के किसी भी देश के मतपंथ के लोग आकर अपने मतपंथ को प्रचार करने के लिए सब प्रकार के सुविधाएं प्राप्त करवाए हैं। लेकिन धर्मांतरण की जो आज पाकिस्तान बनने के 75 वर्षों के पश्चात भी आज भी स्थिति भारत में ऐसे जगह जगह पर है। इस विषय के बारे में हमें समझना चाहिए, वर्तमान पीढ़ी को समझना चाहिए। हिंदू समाज इसमें न केवल जागरूक रहना, आवश्यक सक्रियता भी दिखानी चाहिए, ताकि भारत में हिंदू बहुल रहने तक ही भारत लोकतंत्र रहेगा, भारत की संस्कृति रहेगी, हिंदू संस्कृति रहेगी। हम सब यहाँ ऐसे बैठकर चैन से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रह सकते हैं। अन्यथा आज जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं की परिस्थिति हुई है, जिसका उल्लेख आलोक जी ने किया, वह होगा और भारत के अन्य स्थानों पर यह होते हुए दिखते हैं। पिछले मई के विधानसभा चुनाव के पश्चात पश्चिम बंग में जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुए, हमले हुए, वह एक केवल छोटा सा सैंपल है, समझना पड़ेगा। तो इसलिए दो राष्ट्र के जो सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी को यहां चलाया। भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन काल से भारत एक राष्ट्र है, एक संस्कृति, एक जन है। आप मत पंथ के कारण अलग राष्ट्रीयता नहीं होती, भाषा के कारण राष्ट्रीयता अलग नहीं होती। इसलिए भारत के इस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जो प्राचीनतम इतिहास है, उसको समझकर आज भी हमें उस दृष्टि से एक राष्ट्र के, एक जन के, एक संस्कृति के इस भारत के वैचारिक अधिष्ठान को जीवन में अभिव्यक्त करने के हर अवसर को, हर मौके को हमें पूर्ण उपयोग करते हुए इसको मजबूत करना, समृद्ध करना और इसके बारे में एक श्रद्धा से कमिटमेंट रखना वह आवश्यक है। क्योंकि आज एक राष्ट्र के संदर्भ में बारे में ही प्रश्न उठते हैं, तो 1947 में रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान का देश का विभाजन हुआ। भाषा के नाम पर अलग राष्ट्र की बातें होंगी। जनजाति यह भारत नहीं है, यह हम अलग हैं, आदिवासी हैं इसलिए हम अलग हैं, ऐसे कहने के सब प्रकार के षड्यंत्र राजनीतिक क्षेत्र में, विद्वत क्षेत्र में, शिक्षा जगत में, अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्नों से ये होते रहते हैं, हो रहे हैं। क्योंकि भारत को एक राष्ट्र के नाते, एक जन और एक संस्कृति के नाते देखना और रखना दुनिया के कई शक्तियों के एजेंडा के विरुद्ध में होगा। इसलिए देश के विभाजन के उस पाठ को हमें सीखना चाहिए। हाँ भाई, रिलीजन के नाम पर एक बार विभाजन हो गया और कोई कारण नहीं होता, ऐसे कोई गलती हमको नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति के जो वैचारिक अधिष्ठान के सत्य है, इसको अपने जीवन के श्रद्धा के विषय बनाना पड़ेगा। हिंदुस्तान के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वो हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के बारे में यदि मतभेद है, कॉन्सेंसस नहीं है, राष्ट्र के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए इसको इस अर्थ से समझना चाहिए। हम एक राष्ट्र रहे हैं क्योंकि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। सदियों से यहां आक्रमण, यूनान, मिस्र सब मिट गए, हम क्यों? क्योंकि यहां के राष्ट्रीयता के वह एक प्राचीन परंपरा से, युगों युगों से चले हुई वो जो सांस्कृतिक प्रवाह है, वह
आज जिसको पाकिस्तान बांग्लादेश कहते हैं वहां भी है, वहां शक्तिपीठ है, वहां हिंगलाज है, वहां करतारपुर है, वहां नानका साहिब है, वहां ढाका देवी मंदिर है। इसलिए मन में अखंड भारत के उस विचार को हम संजोएंगे और कृति में धरती पर आने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए दुनिया के मानचित्र हमेशा उसी प्रकार नहीं रहता। प्रारंभ में मैंने कहा 2 जर्मनी एक हो सकते हैं, 2 कोरिया एक हो सकते हैं, कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं, 2 वियतनाम एक हो गए, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसलिए आज जो है वही सार्वकालिक सत्य नहीं है। महर्षि अरविंदो ने इसलिए 1947 के 15 अगस्त को उन्होंने कहा था यह विभाजन कृत्रिम है, असहज है, प्रकृति विरोधी है, राष्ट्र हित में नहीं है। इसलिए मैं एक दूर के उस दृश्य को देख रहा हूं, जब भारत अखंड होगा, भारत मां उस प्रकार प्रकट होगी, और मैं वो देख रहा हूं ऐसे महर्षि अरविंदो ने उद्गार किया था, वह होने के दिन आएंगे। 4 खंड लिखे हैं कृष्णानंद सागर। नौजवान पीढ़ी को, शोध करने वाले लोगों को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इसके आधार पर, इससे प्रेरणा लेकर इतिहास के इस अध्याय विभाजन और उस समय के जो स्थिति थी उसके लिए और भी कई प्रकार के शोध करते हुए तथ्यपरक ग्रंथ आना चाहिए। यह दुनिया की आवश्यकता है, भारत के लिए तो है ही। उदाहरण के लिए भी वहां उस समय मातृशक्ति, नारी समूह के क्या क्या भूमिका रही, यह सामने आना चाहिए। जो मैं देख रहा था ग्रंथ के जो व्यक्तियों के नाम, उनमें से कुछ महिलाओं के नाम हैं, क्योंकि सभी मिलना, उनको बात करना ये नहीं हुआ होगा कृष्णानंद जी, लेकिन मातृशक्ति की क्या भूमिका रही शोध करते हुए एक पुस्तक आ सकती। कोलकाता के एक थिंक टैंक है, उन्होंने एक कार्य किया है। 1937 से 1947 तक 10 वर्ष उस समय के बंगाल में मुस्लिम लीग सत्ता पर थी। मुस्लिम पॉलिटिक्स इन बंगाल, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट्स हुए, बिल्स लाए, कानून बने, उसका अध्ययन करते हुए 5 खंड उन्होंने प्रकाशित किए हैं। मुस्लिम पॉलिटिक्स इन बंगाल 1937 टू 1947। ऐसे शोध करके बहुत सारे विषयों को आज भी